आइए दोस्तों, हमारी पहली क्लास अकाउंट की। तो आज मैं आपको अकाउंट्स एंड कॉस्ट की हमारी पहली क्लास है। स्टार्ट करते हैं। अकाउंट एंड कॉस्ट, ये मैं फाउंडेशन। अकाउंट को दोस्तों और कॉस्ट को दो पार्ट में बांटा है। अकाउंट हमारा 80 मार्क्स का कवरेज रखता है और कॉस्टिंग हमारा 20 मार्क्स का कवरेज रखता है। 20% कॉस्टिंग है, 80% अकाउंट है। पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। ठीक है, चलिए। कोई बच्चा अगर क्लास लेना चाहता है तो लाइव क्लास की फीस है 1500 रुपये। और कोई बच्चा अगर रिकॉर्डेड लेना चाहता है तो जो लाइव लेते हैं उसी को रिकॉर्डेड में बेचते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास की फीस है 1000 रुपये। ये फीस पर मंथ नहीं है, पूरे कोर्स की है, मतलब 6 महीने की। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ रहेगा। कोई बच्चा क्लास लेना चाहता है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिएगा, आपको क्लास की डिटेल मिल जाएगी। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, इसलिए थोड़ा प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अकाउंट एंड कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉस्ट। ठीक है, जिससे आप ये जज कर पाए कि अकाउंट तो आपने पढ़ी है दोस्तों। तो अगर मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाऊंगा तो आपको पहले से पता है और आप आसानी से समझ भी जाएंगे। पर वो चीज़ जो आपको नहीं पता पहले से, अगर मैं आपको वो पढ़ाता हूँ और फिर आप समझने की कोशिश करते हैं और अगर आपको समझ में आता है तो आपको समझ में, फिर आपको क्लियर होगा कि हाँ, यहाँ पर क्लास लेने से हमें चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं। चलिए, सुबह क्लास रखने से बच्चे उठ ही नहीं पाते। चलिए आइए कॉस्ट स्टार्ट करें। तो पहले मैं आपको कॉस्ट स्टार्ट कर रहा हूं अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग। नया चैप्टर है, नया सिलेबस सब्जेक्ट है आप सभी के लिए। ये सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर, ये सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर आपको, सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर आपको ये 100 मार्क्स का लग जाएगा। और सीएमए इंटर ग्रुप 1 में भी 100 मार्क्स का, ग्रुप 2 में भी जाकर ये 100 मार्क्स का होने वाला है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो काफी इंपॉर्टेंट है और बेस यहीं पर है। तो अगर आपने यहाँ पर अच्छे से बेसिक सीखा तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे जाकर आप इजीली इंटर में अच्छे से कर पाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग 20 मार्क्स। तो अगर आप देखोगे कि हमारे कॉस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर, अगर आप देखेंगे कि हमारे इस कॉस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर क्या क्या है, तो इस कॉस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर 3 चैप्टर है दोस्तों हमारे पे। 3 चैप्टर में बांट दिया है कॉस्टिंग को इंस्टीट्यूट ने। बुक निकालो एक बार, देखो कौन कौन से वो 3 चैप्टर है। एक तो है इंट्रोडक्शन पार्ट, एक है इंट्रोडक्शन पार्ट जिसके अंदर हम बेसिक पढ़ेंगे पूरा कॉस्टिंग का, मतलब डेफिनेशन पार्ट, इसको हम इंट्रोडक्शन पार्ट कहते हैं। जिसमें हम पूरा कॉस्टिंग का बेसिक पढ़ेंगे, कॉस्टिंग की डेफिनेशन, कॉस्ट क्या है, क्या है सब है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो सब पढ़ा जाएगा। इसको मैं 2 पार्ट में कराऊंगा आपको। एक पार्ट 1, जितना जरूरी हमें सीखना है। एक पार्ट 2 एकदम एंड में, जो अभी सीखना जरूरी नहीं है, पर इन एंड जब हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा
तो हम उसको थ्योरी को कवर करेंगे। मतलब ये इस पूरे चैप्टर के अंदर थ्योरी है, इस पूरे चैप्टर के अंदर पूरी थ्योरी है, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर पूरी की पूरी थ्योरी है, ठीक है। और इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। एक वो पार्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, और ये पार्ट से तो एमसीक्यू आएगा, ये पार्ट से कुछ नहीं आने वाला, या ये पार्ट मैं आपको बाद में कराऊंगा जब कॉस्ट खत्म हो जाएगी। तो पहले चैप्टर को मैंने दो भागों में बांट दिया है। पार्ट 1 जिसके अंदर हमें ऐसी थ्योरी पढ़नी है जो हमारे आगे काम आने वाली है, उसके बिना आगे हम पढ़ नहीं सकते। पार्ट 2 के अंदर जो भी थ्योरी होगी उसमें आगे कोई काम नहीं आने वाला, बस वो सिर्फ थ्योरी है। हाँ, एक बार को पढ़ लो वो ठीक रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पूरे कॉस्टिंग के अंदर है वो है सेकंड चैप्टर, इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर होगा ये। फिर लास्ट में जो चैप्टर है उसका नाम है फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ये भी अच्छा चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर बेस्ड है। ये हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर है, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, प्रैक्टिकल सिनेरियो पे बेस्ड है ये चैप्टर, ठीक है जी। तो ये तीन चैप्टर हमें पढ़ने हैं। मैंने आपसे कहा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हम वो पढ़ेंगे अभी जो हमारे काम का है, ठीक है। और जो पार्ट 2 है वो हम जब ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब पढ़ेंगे। जो पार्ट 2 है वो हम तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है सर, इतना लिख लिया आपने। बढ़िया सी कॉपी बना लेना, नोट्स वोट्स सब बढ़िया से बनने चाहिए, क्योंकि नोट्स बढ़िया होंगे तो आगे पढ़ने में मजा आएगा। सुबह सुबह जनता कम रहती है क्योंकि सुबह सुबह बच्चा उठ नहीं पाता। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है हमारा, उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 1 क्या है ये? मैं अभी बताया कि पहले चैप्टर को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। पहला पार्ट 1 जितना हमें थ्योरी अभी थोड़ी देर जानने की जरूरत है उतना जानेंगे हम, ठीक है। फिर पार्ट नंबर 2 जो होगा जब ये पूरा कॉस्टिंग 20 मार्क्स का खत्म हो जाएगा, इन एंड पार्ट नंबर 2 कराया जाएगा लास्ट वाले चैप्टर के बाद, क्योंकि वो बाद में ही ठीक है कराना, क्योंकि पहले आपको समझ नहीं आएगा उसकी बातें, इसलिए हम उसको बाद में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पार्ट 1 की थ्योरी में हम चार डेफिनेशन को कवर करेंगे, चार डेफिनेशन को। पार्ट 1 की थ्योरी में हम चार डेफिनेशन को कवर करेंगे। पहली डेफिनेशन कवर करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट का मतलब क्या होता है। दूसरी डेफिनेशन कवर करेंगे कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये कॉस्टिंग का मतलब क्या है। तीसरी डेफिनेशन कवर करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। और चौथी डेफिनेशन कवर करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। चौथी डेफिनेशन कवर करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। पार्ट 1 में हमें चार थ्योरी पढ़नी है, हम चैप्टर नंबर 2 में चले जाएंगे इसके बाद। आप सोच रहे होंगे सर इतनी जल्दी चैप्टर 1 खत्म? मैंने आपसे फिर कहा कि मैं इसको दो पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ। पहला पार्ट 1 जिसके अंदर चार डेफिनेशन पढ़ के चैप्टर नंबर 2 पढ़ा जाएगा पहले, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है। और पार्ट नंबर 2 जो होगा वो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो सब थ्योरी है और इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, इसकी बात मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। पढ़ाया पूरा जाएगा, मतलब खत्म पूरा कराया जाएगा। यहाँ पर अच्छा ब्लर कर रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लर हो रहा है बीच बीच में। नहीं हो रहा? चलिए फिर, हो रहा है वो दिख नहीं रहा आपको। चलो, तो पार्ट 1 की थ्योरी में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। ये चार वर्ड का मतलब आप समझिए, ठीक है, सबसे पहले, एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एक करके लिखेंगे सारे के सारे जने।
कॉस्ट का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड को अलग कर दूं क्या? ये ठीक है, इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा। दिख रहा है? ब्लैक में नहीं यार, ब्लैक सही नहीं लगता, ब्लैक में आगे का सामने 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 दिखता है। आ जाओ, चेस खेल रहे हो क्या? फुटबॉल खेले क्या? चेस खेले? आ जाओ, गिटार बजाते हैं। गिटार बजाते हैं, गिटार। ये वाला भी ठीक लग रहा है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का क्या मतलब है? ठीक है क्या ये? सही है, मुझे इसमें लाइन मिल रही है। देखना सर इसके अंदर, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सिस, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है यार साहब। गिवन अप इन एक्सचेंज, गिवन अप इन एक्सचेंज, गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विस। फॉर सम गुड्स एंड सर्विस, लिख लिए। सेकेंड, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, द रिसोर्सेस गिवन अप, द रिसोर्सेज गिवन अप that express in terms of money, the resources given up that express in terms of money, the resources given up that express in terms of money. Cost is defined as the amount of expenditure, cost is defined as the amount of expenditure, cost is defined as the amount of expenditure, cost is defined as the amount of expenditure whether it is actual or notional expenditure incurred. Here expenditure में हम इसको कर सकते हैं दो पार्ट में, whether it is actual expenditure और notional। ये है कॉस्ट की डेफिनेशन, बता रही है। ये है दोस्तों कॉस्ट की डेफिनेशन। ये रिसोर्सेज है, स्पेलिंग गलत हो गई होगी। ये सही तो लिखा है यार, सही तो है स्पेलिंग। रिसोर्सेस, बता लिया जी। डन। यही ज्यादा और दिखाऊं?
ये देखो, इसमें हम एग्जाम्पल करेंगे। ऐसे पल्ला उल्टा पलटा, तो देखिए एक चीज दिखती भी जाएगी। चलिए आइए एग्जाम्पल करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, एक बात मानते हैं, मान लो एबीसी लिमिटेड, ठीक है, इनका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। एबीसी लिमिटेड का एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है दोस्तों। एबीसी लिमिटेड का एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। इनका बिजनेस क्या है कि ये सोफा, बेड, फर्नीचर्स बनाते हैं। बेसिकली फर्नीचर्स का बिजनेस है इनका, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है कि सोफा बेड फर्नीचर बनाते हैं। सोफा बेड फर्नीचर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए लकड़ियां, वुड। तो ये जाते हैं एक्स वाई लिमिटेड के पास, एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास। और एक्स वाई जेड लिमिटेड का काम क्या है? इसकी बिजनेस एक्टिविटी है ये लकड़ियां बेचता है, सेलिंग ऑफ वुड्स। ये लकड़ियां बेचता है दोस्तों। तो एबीसी लिमिटेड क्या है? इसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ये सोफा बेड फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। और एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है दोस्तों, एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है वो लकड़ियां बेचते हैं। तो एक दिन एबीसी लिमिटेड एक्स वाई जेड के पास पहुंचे कि भाई साहब, एक दिन एबीसी लिमिटेड पहुंचे एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास। इन्होंने कहा कि सर हमें ना 10,000 यूनिट ऑफ वुड चाहिए। हम आपसे 10,000 यूनिट ऑफ वुड खरीदना चाहते हैं, 10,000 यूनिट ऑफ वुड खरीदना चाहते हैं। इतना हमें यूनिट चाहिए, हम इतना परचेज करना चाहते हैं। तो अब एबीसी लिमिटेड ने क्या कहा, और एक्स वाई जेड लिमिटेड ने कहा सर मिल जाएगा, हमारा तो काम ही बेचना है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर एक यूनिट वुड आपको पड़ेगा सर 20 रुपए का। कह रहा है एक यूनिट ऑफ वुड आपको कितने का पड़ेगा? 20 रुपए पड़ेगा। तो उसने कहा 1 यूनिट ऑफ वुड इक्वल टू 20 रुपीज। एक यूनिट कितने का पड़ेगा? 20 रुपए का। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप एक यूनिट 20 रुपए का दे दो, दिख नहीं रहा यार ना ब्लू पेन, एक यूनिट 20 रुपए का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है? 1 यूनिट ऑफ वुड इक्वल टू 20 रुपीज। एक यूनिट मटेरियल कितने का पड़ेगा? 20 रुपए का पड़ेगा। अब इसने कहा ठीक है सर आप दे दीजिए मुझे, मेरे को तो लकड़ियां बनाना ही है, मुझे तो चाहिए चाहिए, और मैं इसको बनाकर अपने कस्टमर से चार्ज कर लूंगा, मेरा क्या लॉस है इसमें। अब एबीसी लिमिटेड ने इनसे 10,000 यूनिट खरीदा। तो मुझे बताओ एबीसी लिमिटेड को आप कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? इनको कितनी पेमेंट करनी होगी एबीसी लिमिटेड को? भाई 10,000 यूनिट खरीदा, 10,000 यूनिट ऑफ वुड खरीदा, और वो कह रहा है जी एक यूनिट ऑफ वुड 20 रुपए का है। तो बताओ कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। 2 लाख की पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट मेड बाय एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड पेमेंट करेगी 2 लाख की, किसको? टू एक्स वाई जेड लिमिटेड को, ठीक है सर। तो यहां पर आपको क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ आपको पता है कि जो एबीसी लिमिटेड है उसने 10,000 यूनिट वुड खरीदा, 10,000 यूनिट लकड़ियां खरीदी, और वो 10,000 यूनिट जो उसने लकड़ी खरीदी उसके बदले में कितना पे करा? 2 लाख रुपए करा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो 10,000 यूनिट वुड मैंने खरीदा या एबीसी लिमिटेड ने खरीदा उसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए है। बताइए सर समझ में आया? मतलब जब हम कोई भी गुड्स या सर्विस लेते हैं और उसके बदले में हम कुछ पैसा पे करते हैं, तो उस गुड्स के बदले में जब हम कुछ पैसा पे कर रहे हैं, दैट अमाउंट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स। वो अमाउंट कॉस्ट मानी जाएगी उस गुड्स की। बताइए सर क्यों? क्लियर है? मान लेते हैं आप दुकान पे गए एक दिन और दुकान पे जाकर बोला कि भैया मुझे एक पेन चाहिए। उसने कहा सर ये पेन जो मिलेगा ना आपको 50 रुपए का है। तो आप क्या कहोगे कि ये पेन की कॉस्ट कितनी है? 40 रुपए? नहीं, इस पेन को लेने के लिए आपने कितने पे करे? 50 रुपए। तो सर आप क्या कहोगे? ये पेन मेरे लिए कितने का पड़ा? 50 रुपए का पड़ा।
पेन की कॉस्ट कितनी आई? 50 रुपए। बताइए सर, समझ में आया? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो आप इंकर्ड कर देते हो। कॉस्ट है वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो आप इंकर्ड कर देते हो फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जो अमाउंट आप इंकर्ड करते हो, खर्च कर देते हो, एक्सपेंडिचर, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आप इंकर्ड कर देते हो, वो अमाउंट उस गुड्स की कॉस्ट मानी जाएगी। आप दुकान पे गए और भैया से बोला, भैया मुझे 2 रजिस्टर पैक कर दो। उसने कहा सर 1 रजिस्टर कितने का है? उसने कहा 1 रजिस्टर 50 रुपए का आएगा। आपने 100 का नोट पकड़ाया, तो मैं आपसे पूछूं बताओ 2 रजिस्टर की कॉस्ट कितनी? तो आप कहोगे 100 रुपए। तो आपने क्या खरीदा? आपने सर रजिस्टर लिया, रजिस्टर लेने के बदले आपने क्या करा? पेमेंट कर दी। इधर एक्सचेंज हो रहा है, नहीं हो रहा गुड्स और सर्विस का? गुड्स लिए और उसके बदले में आपने पेमेंट कर दी, तो जितनी आपने पेमेंट करी इस गुड्स को लेने के बदले में, दैट पेमेंट इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स। हम कहेंगे इस गुड्स की कॉस्ट है। उस कॉपी की कॉस्ट क्या होगी? 2 कॉपी की 100 रुपए। इस पेन की कॉस्ट क्या होगी? 50 रुपए। इस लकड़िया का कॉस्ट क्या होगी? 2 लाख रुपए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? कॉस्ट हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा सर? कॉस्ट हो जाएगा। समझ में आया? बताइए, क्लियर है? कॉस्ट का मतलब समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? तो कॉस्ट का मीनिंग क्या है? पर्चा थोड़ा ऊपर करते हैं और उससे कहते हैं कि सर कॉस्ट का मीनिंग देखो। आप कह रहा है कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप। गिवन अप मतलब जो आप दे रहे हो, किसके बदले में दे रहे हो? आप दे रहे हो कुछ गुड्स और सर्विस के लिए। आपने क्या दिया सर? पैसा। आपने 2 लाख रुपए पे करे, और किसके एक्सचेंज में 2 लाख रुपए करे? गुड्स के एक्सचेंज में, मतलब वुड्स वाले वुड्स खरीदे और उसके बदले में 2 लाख रुपए कर दिए। वुड्स खरीदे और उसके बदले में 2 लाख रुपए कर दिए। दैट 2 लाख रुपीज अमाउंट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स। उस गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। ऐसा कहूंगा। बताइए समझ में आया मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट द रिसोर्सेज गिवन अप, जो आप दे रहे हो वो मनी के टर्म्स में होना चाहिए। मतलब मैंने गुड्स के बदले में क्या दिए? मैंने तो बोला कि यार मेरे पे लकड़ियां पड़ी है ना, तो ऐसा कर 10,000 यूनिट ऑफ लकड़ियां दे दे, मैं तो इसके बदले में 2 बेड बनाकर दे दूंगा। तो बदले में आपने क्या दिया? 2 बेड दे दिए। क्या वो मनी के टर्म में है? नहीं सर, मनी के टर्म में कहां से आ गया वो? ये तो बार्टर सिस्टम हो गया। ये तो बार्टर सिस्टम हो गया कि कुछ लेंगे बदले में आप कुछ दे देंगे, पैसा नहीं देंगे। बार्टर सिस्टम यहाँ पर कॉस्ट में कवर नहीं होता दोस्तों। आप जो दे रहे हो वो मनी के टर्म में होना चाहिए। आप जो दे रहे हो मनी के टर्म में होना चाहिए। द रिसोर्सेज गिवन अप दैट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने क्या दिया बदले में? 2 लाख रुपए दिए और क्या लिया? लकड़ियां ली। तो लकड़ियां लेकर जो मैंने 2 लाख रुपए करे, दैट 2 लाख रुपीज इज नॉन एज कॉस्ट बिकॉज इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि वो इन टर्म्स ऑफ मनी है। अच्छा कह रहा है कॉस्ट की डेफिनेशन को अगर कहो तो कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर है जो एक्चुअल भी हो सकता है और नोशनल भी हो सकता है। कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर है, कह रहा है कॉस्ट वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो आपने खर्च कर दिया। अब जो आपने अमाउंट खर्च करा वो एक्चुअल भी खर्च कर सकते हो और नोशनल भी खर्च कर सकते हो। अब ये एक्चुअल क्या होता है और ये नोशनल क्या होता है? मतलब जो मेरी जेब से पैसा जा रहा है ना दोस्तों, जो मेरी जेब से पैसा गया, जो चीज मेरी जेब से पैसा गया, तो ये पैसा एक्चुअल भी हो सकता है, ये नोशनल भी हो सकता है। एक्चुअल का मतलब समझिए क्या है। देखिए मैंने क्या करा कि एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड से क्या खरीदे सर? 10,000 यूनिट ऑफ वुड खरीदा। इसके लिए कितना पेमेंट करी? 2 लाख रुपए। क्या ये मेरी जेब से जाकर दूसरे की जेब में गया या मेरी जेब में आ गया वापसी? बताइए सर, क्या ये 2 लाख रुपए मेरी जेब से जाकर दूसरे की जेब में गया या मेरी जेब में है? सर दूसरे की जेब में चले गया। तो जब आपकी जेब से पैसा निकलकर दूसरे की जेब में चले जाए, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी कॉस्ट मानी जाएगी। पर ऐसा भी होता है सर कि मेरी जेब से पैसा, शर्ट की जेब में 50 रुपए पड़े हैं, मैंने यहां से निकाले और पैंट की जेब में डाल दिए। ऐसे कैसे सर? ये भी पॉसिबल है क्या? हाँ ये भी पॉसिबल है। ऐसे भी होता है कि आपने पैसे निकाला अपनी जेब से और अपनी जेब में घुसाड़ दिए। शर्ट की जेब से पैसा निकालूंगा, पैंट की जेब में डालूंगा। अरे वाह, कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। ये भी नहीं करना भाई, ये उतार लिया आपने एग्जांपल, ये एग्जांपल उतार लिया, बार में उतारोगे? उतार लिया? नहीं उतारा? उतार लो जल्दी से, नहीं सारा इसमें। मैं इसको मिटाऊं फिर? चलिए उतार लो, जल्दी से उतारो। तो कॉस्ट वो अमाउंट है जो आपने अपनी जेब से निकाला और किसी और को दे दी। भाई जब आपने लकड़ियां खरीदी ना,
तो लकड़ियां खरीदने के लिए भी आपने क्या करा, आपने जेब से 2 लाख रुपए निकाल के XYZ लिमिटेड को दे दिए। आप जब पेन खरीदने जाओगे तो पेन वाले क्या करोगे, आप पेन लोगे तो बदले में अपनी जेब से 50 रुपए निकाल के दुकानदार को दोगे। आप कॉपियां खरीदोगे तो जेब में से 100 रुपए निकाल के दुकानदार को दोगे। तो ऐसे केस के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी जेब से पैसा निकलकर दूसरे की जेब में जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल कॉस्ट। ये देखो, इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल कॉस्ट। तो जो आप एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हो, जो आप एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हो, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आपने खर्च करा, वो क्या है सर, एक्चुअल कॉस्ट। अब ये नोशनल क्या होती है, तो मैंने कहा जब नोशनल वो होता है जब आपकी जेब से पैसा निकलकर दूसरों की जेब में ना जाकर आपकी जेब में चले जाए। सर ये कैसे पॉसिबल है, आइए मैं दिखाता हूँ, ये वे भी पॉसिबल है। नहीं, अरे मान लो विशाल एक दिन, मैंने विशाल को बोला कि भाई देख ऐसा है, 3 कॉपी लेकर आइएगा दुकान से, क्योंकि 3 कॉपी के लिए तो आपको एक अकाउंट की, एक लॉ की और एक कॉस्ट की बनानी है, मतलब अकाउंट लॉ आपके पास मैथ की बनानी है। तो कह रहा ठीक है सर, ये 3 कॉपी लेने गया, 3 कॉपी दुकान पे गया, ये गया शॉप पे, किसकी शॉप में गया, स्टेशनरी की शॉप में गया। और स्टेशनरी की शॉप में जाकर 3 कॉपी उठाई इसने, स्टेशनरी की शॉप में जाकर 3 कॉपी ले ली बढ़िया सी। अब इसने कहा पैसे किसको दूं, इसने कहा पैसे किसको दूं, स्टेशनरी की दुकान में को था नहीं, इसने कहा भाई पैसे किसको दूं। अब आपने देखा कि यार 3 कॉपी का पैसा जो बनता है, एक कॉपी 50 रुपए की, तो 3 कॉपी होगी, 3 कॉपी, एक कॉपी 50 की है, तो 3 कॉपी होगी 150 रुपए, मुझे पैसा देना है। इस बेवकूफ को ये समझ में आया कि बाद में समझ में आया कि अरे ये तो दुकान मेरी है, मैं तो भूल ही गया था, मेरी तो है ये स्टेशनरी की दुकान, अभी तो कोई नहीं है इस दुकान पे। तो विशाल की स्टेशनरी की दुकान थी, विशाल अपनी ही स्टेशनरी की दुकान में क्या कह रहा, कोई भी नहीं है यार, किससे पास मांगू कॉपी, इसे 2 कॉपी उठाई, कह रहा यार 150 रुपए बनते हैं इस कॉपी के, किसको दूं। ये कह रहा अरे ये तो मेरी दुकान है यार, 150 रुपए जेब से निकाले अपनी जेब में रखा, चल बेटा मेरी दुकान है, क्या दिक्कत है, मेरी तो है दुकान। तो 150 रुपए अपनी जेब से निकाले, कह रहा अरे ये तो दुकान मेरी है, चल बेटा जेब में चल वापसी, तो जेब में डाल दिया वापस जाके। क्या इस 3 कॉपी की कॉस्ट नहीं आई क्या, 3 कॉपी जो इसने खरीदी, इसने अपनी ही दुकान से 3 कॉपी खरीद ली। अब क्या हुआ, अपनी दुकान से क्या कहेगा कि अपनी जेब से पैसे निकालेगा, अरे 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 कहाँ जा रहे हैं वापस, वापस कहाँ जा रहे हैं, दूर कहाँ जा रहे हैं, ये मेरी दुकान है, मैंने अपनी दुकान से खरीदा हुआ है ये 3 कॉपी। तो विशाल जो कॉपी खरीद रहा है, अगर वो अपनी ही दुकान से कॉपी खरीदेगा तो अपने आप को पैसा नहीं दे सकता। तो क्या मैं इसको कॉस्टिंग में रिकॉर्ड ना करूं, क्या क्या मैं ऐसे कहूं कि 3 कॉपी मेरी फ्री में आ गई, नहीं सर ऐसा थोड़ी ना होता है, 3 कॉपी फ्री में थोड़ी ना आई, वो तो उसकी दुकान थी, अगर किसी और की दुकान से खरीदता तब तो पैसे देने पड़ते ना 150 रुपए। तो नोशनल कॉस्ट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, नोशनल कॉस्ट कहते हैं। ये क्या हो गया हमारे लिए, नोशनल कॉस्ट, क्योंकि ये दुकान किसकी थी, विशाल इज द ओनर ऑफ दिस शॉप, विशाल इस दुकान का ओनर है। तो ये क्या हो गया दोस्त, नोशनल कॉस्ट होगी, ये क्या होगी, नोशनल कॉस्ट। ये क्या हो गया, नोशनल कॉस्ट हो गई। नोशनल कॉस्ट का मतलब क्या है, आपकी जेब से पैसा गया, आपकी जेब से पैसा गया, पर आपकी जेब में थोड़ी ना, दूसरे की जेब में थोड़ी ना गया, आप की जेब में आ गया, क्योंकि आपको पता था ये दुकान तो मेरी है। पर सोचो अगर ये दुकान, अगर मान लेते हैं यही ऋतिक जाता है इसकी दुकान पर, तो ऋतिक को तो पेमेंट करनी पड़ती ना। सौरभ बताओ, सौरभ सौरभ अगर तू जाए इसकी दुकान पे कि भाई मुझे 2 कॉपी 3 कॉपी दियो, तो कहेगा कितने पे, 150 रुपए तो देना पड़ेगा ना, 150 रुपए। तो तेरी जेब से पैसा निकल के किसमें गया, विशाल की जेब में, क्योंकि दुकान उसकी थी। इसलिए ये क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट, ये क्या हो गई, एक्चुअल कॉस्ट। इसमें तो पैसा खर्च हो ही रहा है, पर प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां है कि विशाल ने जब 3 कॉपी खरीदी उसकी जेब से पैसा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जेब से पैसा निकलकर उसी की जेब में आ गया, क्योंकि दुकान भी उसी की थी। बट कॉस्टिंग कहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है कि इसको भी आप एज अ कॉस्ट ट्रीट करोगे। अब ये मानकर चलो कि अगर ये दुकान विशाल की ना होकर किसी और की होती, तब तो 3 कॉपी का खर्चा होता ना विशाल का, तब तो 3 कॉपी को पैसा देना पड़ता। क्योंकि ये विशाल की है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 3 कॉपी फ्री में मिल गई, वो भी तो कहीं ना कहीं खरीदी होगी विशाल ने पहले। तो 3 कॉपी का जो पैसा विशाल अपनी ही दुकान से खरीद रहा है, भले ही उसने पैसा नहीं दिया, तब भी इसको कॉस्ट माना जाएगा। ये अपनी ही जगह पर, इसने अपनी दुकान से जो सामान खरीदा उसके पैसे तो नहीं दिए, पर उतना जो पैसा बनता है उसका, किसी और से मांगेंगे तो उतना पैसा बनता है, उतने ही कॉस्ट हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज नोशनल कॉस्ट। समझ में आ गया। मैं आपको और इसका एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल और देता हूं।
चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है भैया। एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि अंजलि को, अंजलि का ना मार्केट में एक बहुत बड़ा घर है। अंजलि का मार्केट में एक बहुत बड़ा घर है, 3 मंजिला घर है इसका। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, मतलब 3 मंजिल का घर है। वैसे तो है वो 4 है, पर ये ग्राउंड फ्लोर होता है, उसको मंजिल नहीं कहते। ठीक है भाई। अब अंजलि ने कहा कि यार मार्केट में, ये पूरी मार्केट है, मान लो ये बहुत बड़ी अच्छी मार्केट है, काफी बढ़िया मार्केट है, मतलब ये कपड़ों की मार्केट है, बहुत अच्छी कपड़ों की मार्केट। इसने कहा यार मैं ही क्यों ना कपड़ों की दुकान खोल लूं। तो इसने क्या करा, ये 3 फ्लोर में तो खुद रहते थे, 3 फ्लोर में तो ये खुद रहते थे, और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था, अंजलि ने इस फ्लोर पे अपनी एक दुकान डाल दी, शॉप डाल दी। कौन शॉप डाल दी? गारमेंट की शॉप डाल दी। अगर अंजलि ये दुकान किसी और को किराए पर देती, मान लो तनीषा आई एक बार, कह रही बहन यार एक दुकान चाहिए थी, तेरी दुकान ले लूंगे, 25,000 रुपये लगेंगे, 25,000 रुपये, किसी पैसा कम नहीं होगा जी, 25,000। तनीषा कह रही यार मैं तो तेरे साथ ही पड़ी थी, हम दोनों तो दोस्त दोस्त है। कह रही दोस्त दोस्त अलग बात होती है, पर ये 25,000 रुपये लगेंगे दुकान के, ग्रांट के 25,000 रुपये जी। देखो मेन दुकान, मेन रेंट कहाँ पर है? ये मार्केट है, ये मार्केट है, छोटी मोटी बात थोड़ी है, मार्केट है ये, 25,000 रुपये तो लगेंगे भैया। तो अगर ये जो ग्राउंड फ्लोर जो सबसे नीचे वाली है, अगर इस फ्लोर को, अगर ग्राउंड फ्लोर को अगर ये रेंट पे चढ़ाए, तो अंजलि कहेगी कि मुझे 25,000 रुपये रेंट चाहिए। सही है। अंजलि ने क्या करा, खुद ही अपने ही घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे क्या कर लिया, किराया नहीं देना पड़ा, क्योंकि इसने अपनी दुकान पे जो अपनी ही शॉप खोल ली इसने। बट सोचो अगर अंजलि यही शॉप कोई दूसरी दुकान पे खोलती, तब तो किराया देना पड़ता ना। इतने ही जगह की दुकान लेती अंजलि कहीं पर, अगर इसका घर यहाँ नहीं होता मार्केट में और ये दुकान खोलना चाहती, तब तो किराया देना पड़ता। बस वो कह रहा है कि सर ऐसा है, गारमेंट की शॉप जो खोली गई है, इसका रेंट अंजलि अपनी ही जेब से निकाल कर अपनी जेब में डाल रही है। अंजलि क्यों ही अपने आप से रेंट लेगी? तो क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रेंट शो नहीं करोगे कि मेरा तो रेंट जाता ही नहीं? क्या खर्चा नहीं दिखाओगे? सर दिखाना पड़ेगा। भले ही आप अपनी जेब में डाल रहे हो रेंट, पर बिजनेस ये तो रेंट है। देखो बिजनेस और ओनर डिफरेंट ट्रीट करोगे एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं ना, तो बिजनेस तो रेंट देगा ना। तो बिजनेस की बुक में अंदर क्या दिखाएंगे कि रेंट पे करा है ओनर को, तो दैट इज नोशनल कॉस्ट, ये होगी नोशनल कॉस्ट। तो जो इस फ्लोर का रेंट होगा ना दोस्त, वो रेंट अंजलि अपने आप को तो एक्चुअल में नहीं देगी, पर बिजनेस में उसको शो करना पड़ेगा, और बिजनेस में ये दिखाना पड़ेगा कि जो रेंट है गारमेंट का वो जा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा खर्चा दिखाओगे बिजनेस में, उतना ज्यादा प्रॉफिट कम होगा, और उतना ज्यादा प्रॉफिट कम होगा, उतना ज्यादा टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो खर्चा जितना ज्यादा दिखाओगे, उतना टैक्स आपको कम पे करना पड़ता है, क्योंकि खर्चा ज्यादा दिखाने से प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है ना? तो रेंट जो बिजनेस का है वो तो दिखाया जाएगा, पर रेंट एक्चुअल में जेब से निकला क्या? नहीं निकला सर, दैट इज कॉल्ड नोशनल कॉस्ट, कि अंजलि की जेब से रेंट नहीं निकला, अंजलि की जेब से रेंट नहीं निकला, बट बिजनेस में उसको ऐसा कॉस्ट दिखाएंगे। ये रेंट क्या हो जाएगा सर? ये रेंट नोशनल कॉस्ट बन जाएगी। बताइए सर, नोशनल कॉस्ट समझ में आया? तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो आप खर्च कर देते हो, चाहे आपकी जेब से पैसा निकल के दूसरे की जेब में जाए तब भी ये कॉस्ट मानी जाएगी, इसको एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। चाहे आपकी जेब से पैसा निकल कर आपकी जेब में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इसको कॉस्ट मानी जाएगी, क्योंकि कॉस्ट तो है, बिजनेस के लिए अलग वो कॉस्ट है, भले ही आपको एक्चुअल जेब से पैसा नहीं जा रहा हो। ठीक है। कह रहा अंजलि कह रही है यार रेंट बिजनेस मेरा है, रेंट मुझे ही देना है, और घर भी मेरा ही है, तो मैं ही अपने बिजनेस का रेंट मुझे ही तो पे करना है बेसिकली। रेंट बिजनेस का किसको पे करना? अंजलि को, और अंजलि की ही जेब में आएगा। कह रहा क्यों पे करूं भाई? सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया जी? कॉस्ट का मीनिंग समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? क्लियर है क्या होता है कॉस्ट का मतलब? चलिए, तो हमारा सेकंड पॉइंट है, हमारा सेकंड पॉइंट है अब, सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है कॉस्टिंग।
ठीक है। हाँ, आइए इसको एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं कहता हूँ, मान लीजिए कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। इसके बारे में लिखवाऊंगा बाद में, पर अभी आपको कुछ नहीं लिखना, जब मैं आपको लिखवाऊंगा तब लिखेगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल सुनिए कि कॉस्टिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है। मान लीजिए कि एक पेन बनाना है मुझे, ठीक है ना, मुझे एक पेन बनाना है, मैं ये पेन बनाकर बेचता हूं मार्केट के अंदर। अच्छा, वो कहता है जी देखो पेन बनाने की जो कॉस्ट आती है, मतलब एक पेन बनाने की जो कॉस्ट आती है वो आती है सर 50 रुपए। मुझे सिर्फ ये वाला पेन, क्योंकि ये डिस्प्ले में लिखता है, तो ये वाला पेन बनाने की कॉस्ट आती है 50 रुपए। अब इसमें मैं 100 रुपए ऐड करता हूं अपने प्रॉफिट का, कहता है एक पेन में मैं 100 रुपए का प्रॉफिट ऐड करूंगा। तो मुझे बताओ बाहर मार्केट में आप कितने का बेचोगे इसको? 150 रुपए का बेचोगे। सिंपल सी बात है यार, इसमें कोई बड़ी बात तो मैंने पूछी नहीं भाई। 100 रुपए का पेन, आप पेन है 50 रुपए का, आप बनाने की कॉस्ट आती है इसको, एक पेन को बनाने की कॉस्ट कितनी आती है? 50 रुपए आती है। और आप कहते हो कि मैं हर एक पेन पे 100 रुपए कमाना चाहता हूं, तो आप कितने का बेचोगे? 150 का बेचोगे ना इसको, ठीक। अच्छा मुझे बताओ, ये जो प्रॉफिट है, ये सेल प्राइस क्या आप कैलकुलेट करते हैं या ऑटोमेटिक नहीं निकलेगा? सर अगर हमें कॉस्ट पता होगी और अगर हमें प्रॉफिट पता होगा तो दोनों को जोड़कर सेल प्राइस निकल जाएगा। इसको निकालने तो जरूरी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये निकालना कि भाई इसको निकालने के लिए अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमें कॉस्ट बता दो, आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो वो बता दो, दोनों को जोड़ देंगे सेल आ जाएगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। इसमें कोई वो नहीं है, ये तो अपने आप निकलता है। हमें दो चीज जाननी है कि कॉस्ट और प्रॉफिट क्या है। अब मुझे बताओ, आप ये प्रॉफिट 100 रुपए जो कमाना चाहते हो, ये कैसे डिसाइड करोगे? ये आप डिसाइड करोगे या इसकी कैलकुलेशन करोगे? ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा ना कंपनी का। आप कंपनी के ओनर, आप बताओगे ना कि आप हर प्रॉफिट में आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो। मैं अपनी क्लास सेल आउट करता हूं, मैंने कहा 1500 रुपए लाइव की क्लास है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सब कुछ इंक्लूड करके मेरी कॉस्ट पड़ती है, उसमें प्रॉफिट ऐड करके तभी तो बेचूंगा, तभी तो सेल आउट करूंगा। इसका मतलब प्रॉफिट डिसाइड करना किसका काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है। इसको कैलकुलेट नहीं करा जा सकता, ये मैनेजमेंट का काम होता है और ये मार्केट के हिसाब से करते हैं प्रॉफिट ऐड। भाई मार्केट में आपका सेम पेन 100 रुपए का मिल रहा है और आप कह रहे हो मैं 150 का बेचूंगा, ऐसा दोनों बिकेगा आपका पेन। सेम पेन, सेम क्वालिटी का पेन मार्केट में 100 रुपए का मिलता है, 50 रुपए कॉस्ट है, 50 रुपए ऐड कर रहा है एक बंदा प्रॉफिट, और आप कह रहे हो मैं तो 100 रुपए कमाऊंगा। तो कमाते रहते, कोई खरीदेगा नहीं 100 रुपए, है ना भाई? भाई एक पर्सन है, वो कह रहा है मैं प्रॉफिट कमाना चाहूंगा 50 रुपए, तो अगर वो 50 रुपए प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो उसका 100 रुपए का सेलिंग प्राइस आएगा। और आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो 100 रुपए कमाऊंगा, तो तेरा पेन कौन खरीदेगा भैया? कॉम्पिटिशन भी तो ज्यादा है। तो ये प्रॉफिट डिसाइड करना किसका काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है। प्रॉफिट डिसाइड करना किसका काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है, कंपनी के ओनर्स का काम होता है कि भाई हमें एक पेन पे कितना प्रॉफिट ऐड करना है, हमें एक पेन पे कितना प्रॉफिट ऐड करना है। ये किसका काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है, कंपनी का काम होता है। बट दोस्तों जब मैं बात करता हूं ये 50 रुपए, क्या ये 50 रुपए कॉस्ट हम बताएंगे कि यार इस पेन में आने वाली 50 रुपए कॉस्ट है? यार इस पेन में 50 नहीं आएगी, 60 आएगी, मेरा मन नहीं कर रहा 50 का, 50 अच्छा नहीं लग रहा मुझे, 60 से, अरे 60 भी नहीं, थोड़ा अटपटा सा होना चाहिए, चटपटा सा, 55 ठीक, चटपटा सा लग रहा है, बढ़िया है, टेस्ट भी अच्छा आ रहा है। 55 कहाँ, 59, इसको बोलने में भी दिक्कत आती है। 59 को 59 नहीं बोल पाते बच्चे, 59 और 69 में फर्क नहीं पड़ा पाते। 59 और 69 में फर्क नहीं पड़ा पाता, ये रखते हैं, चटपटा सा लग रहा है अलग से कि कोई बोलेगा, हम बोलेगा 59, अच्छा वो 69 देकर चले जाएगा, अगर उत्तर बोलेंगे अच्छा ये चटपटा सा लग रहा है, ऐसा थोड़ा होता है भाई। ये कॉस्टिंग, भाई कॉस्ट, ये जो एक पेन को बनाने में कॉस्ट आई, ये तो जब आप प्रोडक्शन करोगे, जब आप जब ये पेन को बनाओगे, तभी तो पता चलेगा ना कितनी कॉस्ट आई, है ना दोस्त, तभी तो पता चलेगा। तो एक पेन बनाने में क्या कॉस्ट आएगी? एक पेन बनाने में क्या कॉस्ट आएगी? अच्छा आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो बताओ सर, आप क्या पढ़ रहे हो अभी? कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? CMA, है ना? CMA तो कर रहे हो, प्राउड से बोला करो यार, CMA कर रहे हो, प्राउड से बोला करो। 2-3 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, CMA कर रहे हो ना? हाँ सब CMA कर रहे हैं। तो आपका काम पता है क्या है? देखो अब पता चलेगा आपका काम। एक पेन को बनाने में क्या कॉस्ट आएगी ये डिटरमाइन करेगा एक कॉस्ट अकाउंटेंट, मतलब आप लोग। एक पेन बनाने में क्या कॉस्ट आने वाली है
इट इज डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। यहां आपका काम होगा, अब आप बताओगे कि एक पेन बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है, एक सीएमए का काम होता है कि वो हमें बताएगा, वो मैनेजमेंट को बताएगा कि एक पेन बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी। पता लिया ना क्यों कर रहे हैं आप सीएमए? बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ है। सीएमए क्यों कर रहे हैं? एक तो एक पॉइंट है भी कि हाँ भाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। बेसिकली किसी भी प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक पेन बनाऊंगा? क्या इतनी बड़ी मशीन लगाने के बाद मैं एक पेन बनाऊंगा? नहीं सर, एक पेन थोड़ा बनाओगे। क्या मैं एक पेन का मटेरियल डालूंगा मशीन के अंदर? ऐसा थोड़ा ना होता है। जब आपकी फैक्ट्री लगी होती है, जब आपका प्रोडक्शन चल रहा होता है, तो आप 1,00,000 यूनिट पेन बनाते हैं। 1,00,000 यूनिट पेन बनाते हैं आप। 10,000 यूनिट पेन बनाओगे आप, 5,000 यूनिट पेन बनाओगे, एक पेन थोड़ा बनाएंगे आप। ऐसे दोनों को अच्छा एक 10 लाख रुपए का मटेरियल लगा, अच्छा एक पेन मटेरियल कितने का लगा? अच्छा इतने का है, ये लो एक पेन का मटेरियल, ये इतने का मटेरियल है। ऐसे दोनों कहोगे, इकट्ठा डालोगे ना सारा मटेरियल, इकट्ठा पेन बनेगा। तो आए मुझे बताओ कि कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी मुझे? एक बात बताओ, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी मुझे? इसको छोड़े, एक दो मिनट इसको सवाल को रखो। सबसे पहले मुझे बताओ कि जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, देखो ये कौन बताएगा? ये तो मैनेजमेंट बताएगा, कंपनी का प्रॉफिट कितना रखना है कंपनी बताएगी हमें कि आप कितना प्रॉफिट रखना चाहते हैं। हमारा एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट क्या काम रहेगा? हम कंपनी में क्या करेंगे? हम मैनेजमेंट को बताएंगे सर एक पेन की कॉस्ट आपकी 50 रुपए आती है। जब आप इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, सुनो, जब आप ये 50 रुपए निकालोगे तो 50 रुपए कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक आप लगाते हो, जो मेथड्स आप लगाते हो, एक कॉस्ट को, एक पेन की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक, जो मेथड आपने लगाया, दैट टेक्निक एंड मेथड इज नोन एज कॉस्टिंग। ओहो, अच्छा, तो कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जो आपको डिटरमाइन कराएगी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक और मेथड लगाए जाते हैं उसको कॉस्टिंग कहा जाता है। अच्छा, कॉस्ट क्या है? वो अमाउंट जो आपने खर्च कर दिया, वो अमाउंट जो आपने खर्च कर दिया, पर टोटल अमाउंट आपने कितना खर्च करा उसको कैलकुलेट करना कॉस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन मुझे बनाना है, तो मुझे बताओ एक पेन बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। सर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? सर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आपको क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए? सर आपको एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए मटेरियल। क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। मुझे पेन बनाना है दोस्तों, मुझे पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए क्या चाहिए? मुझे मटेरियल चाहिए होगा। सबसे पहले तो मटेरियल चाहिए होगा। अच्छा, मटेरियल मैं लेकर आ गया दोस्तों, मैं को पेन बनाना था, मैं मटेरियल लेकर आ गया। सर मैं मटेरियल लेकर आएगा, पेन कौन बनाएगा? हवा में बन जाएगा, हवा बन जाएगा हैं? डॉक्टर स्ट्रेंज आएगा, यूं करेगा शिट, पेन बेटा पेन बन गया हैं? ऐसा तो ना होगा। लेबर भी तो लगाएंगे ना, लेबर भी तो लगाएंगे। तो यहाँ पर पेन मटेरियल लाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपको सर लेबर भी लानी होगी, लेबर भी बुलानी होगी। क्या लेबर आ गया? अब लेबर खड़े हैं, मटेरियल खड़ा है, मटेरियल सामने पड़ा है, ऐसे करके लेबर यहाँ खड़े हैं कि भाई साहब बताइए क्या करना है, हमें क्या करना है? बनाओ, ये रहा मटेरियल बनाओ। अरे किससे बनाए? मशीन कहाँ है? किससे बनाए? और कहाँ है फैक्ट्री? हवा में बनाए क्या? बाहर बनाए रोड में बैठकर? फैक्ट्री लाओ, मशीन लाओ, इलेक्ट्रिसिटी दो, अभी पानी की प्यास भी लगेगी, वो भी लाओगे दो। ऐसा थोड़ा ना होता है, यहाँ खड़े हैं मटेरियल रखा है, बनाओ चालू कर दो, ऐसे थोड़ा ना होता है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करो हमें, कैसे बनाए मटेरियल, कैसे बनाना, डिजाइन दो, बहुत कुछ चीजें होती है ना। तो मटेरियल चाहिए, ठीक है सर मटेरियल आ गया। एक पेन को बनाने के लिए जो मटेरियल लगेगा, प्लास्टिक इंक वगैरह जो लगेगी वो आ गया, मटेरियल आ गया। अब मटेरियल से कन्वर्ट कौन करेगा? लेबर करेंगे भाई, लेबर को पैसे देने होंगे तो लेबर कॉस्ट आएगी मेरी। मटेरियल खरीदूंगा तो मटेरियल कॉस्ट आएगी, लेबर खरीदूंगा तो लेबर कॉस्ट आएगी, और साथ में मेरे कुछ खर्चे भी लगेंगे, मशीन को खरीदना, फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं मेरे, तो मेरे कुछ एक्सपेंसेस भी लगेंगे। ठीक है, मेरे कुछ खर्चे भी लगेंगे, सभी खर्चों को जोड़ लिया। अब मैं क्या करूंगा? एक पेन को बनाने के लिए जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, 3 चीज लगती है। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आ जाएगा तो चाहिए लेबर, कि जो उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, एंड फिर उसके बाद कुछ खर्चे भी लगते हैं मेरे, खुद बहुत सारे खर्चे, कुछ नहीं बहुत सारे खर्चे लगते हैं। रॉ मटेरियल लेबर के अलावा इतने सारे खर्चे हो जाते हैं जो इनकट करने पड़ते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सबने सही कहा है ना। तो ये सब चीजें कहता है, जब आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालोगे तो मटेरियल की कॉस्ट,
लेबर की कॉस्ट और जितना आपके खर्चे लगे हैं सारी कॉस्ट जोड़ देना। जब आप ये सारी कॉस्ट जोड़ दोगे इसको टोटल कॉस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको टोटल कॉस्ट कहेंगे। और ये जोड़ने के टेक्निक्स या मेथड आपने लगाए, इस टेक्निक और मेथड को क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं। तो कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जो आपको एक प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉस्टिंग क्या है, तो कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है। सर कॉस्ट क्या है? कॉस्ट सर, कॉस्ट और कॉस्टिंग में फर्क क्या है? सर ये कॉस्ट है, मटेरियल के कितना पैसा आपने पे करा, ये कॉस्ट है। आपने लेबर को कितना पैसा दिया, ये कॉस्ट है। आपने एक्सपेंस कितना पे करा, ये कॉस्ट है। और इतना सारी कॉस्ट को सबको जोड़कर आपने दिखाया कि इतने ये जो पेन बनाए इसकी कॉस्ट ये आ गई। दैट इज कॉल्ड टेक्निक। कि आपने जोड़कर, टेक्निक क्या है? आपने जोड़ा और जोड़कर आपने बताया कि एक पेन की कॉस्ट ये रही भैया। दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। मटेरियल आपने खर्च करा, कॉस्ट है। मटेरियल में पैसा खर्च करा, कॉस्ट है। लेबर में पैसा खर्च करा, कॉस्ट है। एक्सपेंस में पैसा खर्च करा, कॉस्ट है। और जब आपने कहा कि यार ये इतना सारा खर्चा हो गया है, इससे मेरे कितने पेन बने, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए। मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे 10,000 पेन बने हैं टोटल, और 10,000 पेन बनाने मेरे 5 लाख रुपए लग गए, जिसमें मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस सब जुड़ा हुआ है। 5 लाख रुपए लग गए 10,000 पेन बनाने के लिए। मुझे बताओ एक पेन बनाने की क्या कॉस्ट आएगी? सिंपल है यार, 5 लाख रुपए आपके लगे हैं, डिवाइडेड बाय 10,000 कर दो। कितना हो जाएगा सर? 50 रुपए। एक पेन की कॉस्ट आ जाएगी 50 रुपए। तो दिस इज द टेक्निक टू फाइंड आउट द कॉस्ट। दैट टेक्निक इज नोन एज कॉस्टिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं। बताइए समझ में आया? बताइए क्लियर हो गया कॉस्टिंग किसे कहते हैं? क्लियर है? अब इसके बारे में लिखवा दूं। लिख लीजिए। कॉस्टिंग का मतलब लिखना है सर एक बार। पहला पॉइंट, कॉस्टिंग इज अ टेक्निक और मेथड। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक या फिर मेथड। कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है, एक मेथड है। और ये टेक्निक मेथड हम आगे जाकर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आपको बताएगा कौन कौन सी टेक्निक से आप कौन कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ मतलब पूरी दुनिया में जो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं सबकी कॉस्ट, सबको निकालने का एक ही तरीका। नहीं, सबके निकालने का अलग अलग टेक्निक्स है। तो वो टेक्निक और मेथड आपको बताए जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में, इसी सिलेबस के अंदर। ठीक है? टेक्निक और मेथड एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ costing is a technique or method and process of ascertaining the cost. Process of ascertaining the cost. किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक, मेथड या प्रोसेस लगाया जाता है, उस टेक्निक, मेथड और प्रोसेस को कॉस्टिंग कहते। हिंदी में लिखने में अलग ही मजा आता है मुझे, सुकून, चीजें जल्दी समझ में आती है। लिखिए, जल्दी से करिए। ठीक है जी। तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 बातें बताई है सर। आज की क्लास में मैंने आपको कितनी बातें बताई है? 2 बातें।
आज की क्लास में मैंने आपको दो बात बताई है। पहली बात तो ये बताई कि कॉस्ट क्या होता है, जो अमाउंट आप खर्च कर देते हो वो कॉस्ट होता है किसी गुड्स या सर्विस को खरीदने में। हो सकता है ये अमाउंट जो आपने खर्च करा आपकी जेब से निकल के दूसरे की जेब में गया, इसको एक्चुअल कॉस्ट कहेंगे। हो सकता है ये अमाउंट जो आपने खर्च करा वो आपकी जेब में ही रह गया, आपकी जेब से निकल के आपकी जेब में रहा, इसको नोशनल कॉस्ट कहेंगे। दोनों ही कॉस्ट मानी जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग में। नोशनल कॉस्ट को कभी रिकॉर्ड नहीं करते फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वही कॉस्ट निकल करेंगे रिकॉर्ड करते हैं जो आपकी जेब से जाकर दूसरे की जेब में जाएगा। नोशनल कॉस्ट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि नोशनल कॉस्ट को कॉस्ट अकाउंटिंग में शो करते हैं। ये डिफरेंस है फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है, मेथड, एक प्रोसेस है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को असरटेन करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक, मेथड और प्रोसेस लगाया जाता है, दैट टेक्निक, मेथड और प्रोसेस इज नोन एज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग एक टेक्निक है, ठीक है ना, कॉस्ट को असरटेन करने की। ठीक है जी, क्लियर है? बताइए सर, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। हैंड टू हैंड डाउट पूछ लो यार, सैटरडे क्या डाउट रखूं? हैंड टू हैंड डाउट पूछो ना, सीधा सीधा खत्म कहानी। डाउट ही नहीं होता, बताओ क्या पूछोगे आप सैटरडे को डाउट? जब मैं सारी चीजें यहां पर आपको करा ही दूंगा, हर कॉन्सेप्ट के बाद आपसे पूछ लूंगा कोई डाउट है, नहीं है जी डाउट, सारी चीजें आपको करा दूंगा, यहां पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहीं करा दूंगा। घर से होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क कह रहा हूं कि ये होमवर्क करके लाओ आप क्वेश्चन के अंदर, आपसे नहीं हुआ, मैंने होमवर्क यहीं करा दिया आपको। लो, कई बात का डाउट? कोई डाउट नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके 1500 रुपए वर्थ है। आपको 1500 में ऐसी बातें बता दूंगा ना, जिंदगी में आपने सीखी नहीं होगी ऐसी बातें 11वीं 12वीं में। ये मैं लिख कर दे सकता हूं आपको। 1500 में ऐसी बातें बता दूंगा जिंदगी में आपने कभी सीखी नहीं होगी। 11वीं 12वीं में आपने कहा होगा अरे ये क्या था, 11वीं में मैंने, 12वीं मैंने इतना पैसा लगाया पर मुझे ऐसा सीखने को नहीं मिला, 1500 में मिलेगा आपको सीखने को ऐसा। ठीक है सर, आप एक्चुअल और नोशनल कॉस्ट लिख बढ़ोगे ना अभी, हैं क्या कह रहा है? अगर आप एक्चुअल और नोशनल कॉस्ट को क्या करोगे, लिखोगे? क्या लिखो? सिंपल है, आपकी जेब से पैसा निकल के दूसरे की जेब में जाएगा एक्चुअल कॉस्ट, और आपकी जेब से पैसा निकल के आप ही की जेब में रहेगा नोशनल कॉस्ट। सिंपल, इसमें क्या लिखूं मैं? लिख लो हिंदी में साइड में, कहीं पर साइड में लिख लो इसका मीनिंग, सिंपल। चलिए जी, समझ में आ गया? डेफिनेशन क्या है इसकी, डिफाइन कर। अबे डिफाइन तो यही तो कह रहा हूं, पूरा एग्जांपल देकर डिफाइन कर दिया। अब भी तुझे इंग्लिश की पढ़ी है तो क्या करेगा तू इंग्लिश सीखकर? एमसीक्यू पेपर आने वाला है, पूरा एग्जांपल देके डिफाइन कर दिया, 2 बार एग्जांपल दिया नोशनल कॉस्ट के। तो क्या, अगर नहीं मुझे इंग्लिश में बताओ कि क्या होगा, ऐसे बताओ, ऐसे। अरे हमें या तो ये याद नहीं, नोशनल कॉस्ट रिकॉर्ड किसमें होती है सर? नोशनल कॉस्ट कॉस्टिंग में रिकॉर्ड करा जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, फाइनेंशियल में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें होती है ऐसा नहीं बता सकते इसमें। यहाँ पर लेजर अकाउंट तो ना बनते हैं, अभी आप धीरे धीरे सीखोगे, शुरू शुरू के डाउट जो आ रहे हैं ना ये सब खत्म हो गए धीरे धीरे। अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि एक्चुअल कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड होती है, और तुमने मुझसे पूछ लिया नोशनल कॉस्ट। तो मेरा काउंटर जवाब, बता पहले एक्चुअल कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड होती है, पहले ये बता एक्चुअल कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड होती है, फिर मैं बताऊंगा नोशनल कॉस्ट। तो अभी तो वो भी नहीं पता ना हमें एक्चुअल कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड करा जाएगा, तो वो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे हम, कि जब हम बनाएंगे ना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, चैप्टर नंबर 3, वहां पर बताऊंगा कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट को। बहुत बढ़िया चैप्टर। चलिए जी, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आधे घंटे बाद मैथ की क्लास होगी, हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद मैथ की क्लास होगी। तो मैथ की क्लास में हम सेट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।